Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the Winstead chapter 3, and today's topic is effects of new economic policy 1991. Okay, let's go on the topic. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इफेक्ट या इम्पैक्ट जो बोलो, ठीक है, चाहे इफेक्ट बोलो या इम्पैक्ट बोलो। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या दिया है। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस, यानी 1991 का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था उसी का जो इम्पैक्ट पड़ा था बिजनेस पे, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है। क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था, क्या क्या इफेक्ट हुआ था लिबरलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का, ठीक है, इंडियन मार्केट पे। तो सबसे पहला का इफेक्ट जो था, इंक्रीजिंग कंपटीशन। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडियन कंपनीज हैड टू फेस ऑल अराउंड कंपटीशन, विच मीन्स कंपटीशन फ्रॉम इंटरनल मार्केट एंड कंपटीशन फ्रॉम द एमएनसीज। यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जो इंडियन कंपनीज थी उनको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था। इससे इंटरनल मार्केट से, यानी यहाँ की जो कंपनियाँ थी उनसे तो कंपटीशन फेस करना ही पड़ा था, साथ में एमएनसी से भी कंपटीशन फेस करना पड़ा था। यानी एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत बहुत ज़्यादा छूटें दे दी गई थी, ठीक है, जिससे कोई भी आसानी से यहाँ पे बिजनेस कर सकता था। द कंपनीज विच कुड adopt latest technology and which were having लार्ज नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज कुड ओनली सर्वाइव। यानी जो कंपनियों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, यानी जो कंपनियाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट की थी और जिन कंपनियों के पास लार्ज नंबर में रिसोर्सेज थे, ठीक है, वही कंपनियाँ कंपटीशन फेस कर पाई और वही कंपनी सर्वाइव कर पाई, ठीक है। मेनी कंपनीज कुड नॉट फेस द कंपटीशन एंड हैड टू लीव द मार्केट। बहुत सारी कंपनियों के साथ क्या हुआ, वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाई और उनको लास्ट में मार्केट छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो ये 1991 के इफ़ेक्ट के कारण हुआ। देखो यहाँ नीचे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, प्रायर टू 1991 से पहले क्या हुआ था, तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो भी था वॉज ओनली विथ पब्लिक सेक्टर इंजॉइंग द मोनोपोली। यानी 1991 से पहले केवल पब्लिक सेक्टर का ही बोलबाला था, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो तो बैंकिंग सेक्टर में क्या एसबीआई था, एलआईसी की बात, इंश्योरेंस की बात करें तो एलआईसी का नाम आता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन में बीएसएनएल था, ठीक है। तो उस टाइम इन्हीं का मोनोपोली था, एकाधिकार था, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद से क्या हुआ, इनको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। प्राइवेट बैंक्स आ गए एसबीआई के अगेंस्ट में, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बहुत सारे बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर से एयरलाइंस में भी प्राइवेट एयरलाइंस आ गए, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में भी बीएसएनएल को टक्कर देने बहुत सारी कंपनियाँ आ गई, एयरटेल वगैरह, ठीक है। तो ये लोगों के आने के बाद से क्या हुआ, कंपटीशन में रेस, यानी एक रफ्तार बढ़ गई कंपटीशन में, तगड़ा कंपटीशन मिलने लगा इन जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ थी उनको। तो देखो इसका दूसरा जो इफ़ेक्ट था क्या था, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वेर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट्स, एज अ रिजल्ट देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन एवरी सेक्टर। यानी 1991 के पहले क्या था, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो पुरानी वाली, ठीक है, उसके तहत बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था। तो रेस्ट्रिक्शन के कारण जो भी इंडस्ट्रीज या प्रोडक्शन यूनिट था वो बहुत ही कम था, ठीक है, क्योंकि सबको ये नहीं था कि कोई भी बिज़नेस कर पाए, ठीक है, बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई थी, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में इंडस्ट्रीज़ थी चाहे प्रोडक्शन यूनिट था, जिसके कारण प्रोडक्शन का शॉर्टेज था, ठीक है। सभी सेक्टर में प्रोडक्ट्स का शॉर्टेज था, उतनी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं होती थी क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। तो बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज द मार्केट वॉज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। यानी जब मार्केट में शॉर्टेज रहेगा प्रोडक्ट का तो मार्केट जो होगा वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड ही होगा, क्योंकि जब प्रोड्यूसर कम रहेंगे तो वो अपने मन मुताबिक ही करेंगे। जब एकाधिकार रहता है, मोनोपोली रहती है, तो कोई एक ही कंपनी रहता है तो क्या करता है, उसका मन मर्जी चलता है, वो जैसे चाहे प्रोडक्शन करके जैसा प्रोडक्ट चाहे वैसा प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करेगा और मजबूरी में लोगों को वही चीज़ लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन कब आता है, जब डिमांड ये प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, स्टॉक्स रहता है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है, चॉइस रहता है, ठीक है। जब एक चीज़ रहती है तो उसके लिए चॉइस नहीं रहता है। मान लो तुम्हारे पास एक ही शूज़ है तो कहीं भी जाना रहेगा तो वही तुम शूज़ पहन के जाओगे, और किसी के पास 3 या 4 शूज़ है मान लो, तो उसके पास चॉइस रहेगा, पार्टी में कौन सा पहन के जाएँ, स्कूल कौन सा पहन के जाएँ, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं तो कौन सा पहन के जाएँ, ठीक है।
तो जब एक से ज़्यादा हमारे पास रहेगा तो चॉइस रहेगा अवेलेबल, एक ही रहेगा तो वहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी में वही पहनना है। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ भी होता है। तो उस टाइम वही चीज़ था, इंडस्ट्रीज़ की कमी थी जिसके कारण प्रोडक्शन क्या था, कम था, और डिमांड थी लेकिन प्रोडक्शन कम था। तो 1991 के बाद क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मेनी मोर बिजनेसमैन ज्वाइन द प्रोडक्शन लाइन एंड वेरियस फॉरेन कंपनीज ऑल्सो इस्टेब्लिश था प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडिया। यानी 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेसमैन प्रोडक्शन लाइन को ज्वाइन किया और बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो थी वो भी इंडिया में अपना प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश की। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट वॉज देयर वॉज सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट्स इन एवरी सेक्टर। यानी हर एक सेक्टर में प्रोडक्ट का सरप्लस होने लगा, यानी अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा। दिस शिफ्ट फ्रॉम शॉर्टेज टू सरप्लस ब्रॉट अनदर शिफ्ट इन द मार्केट। यानी मार्केट में अब वस्तुओं की कमी नहीं थी, नहीं जो प्रोडक्ट चाहिए था वो अवेलेबल हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ वगैरह यहाँ पे आ चुकी थी, इस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अब जब बहुत सारे आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, तो प्रोड्यूसर मार्केट टू बायर मार्केट, यानी जो पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट था, केवल जो प्रोड्यूसर का मन माना चलता था, अब वो चेंज हो गया और वो बायर मार्केट कहलाने लगा, यानी बायर मार्केट के रूप में हो गया। क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है हर तरह की वस्तुएं होंगी, कंपटीशन होगा, सब लोग चाहेगा कि हमारा प्रोडक्ट बिके, तो उसमें कुछ ना कुछ वो वैरायटी देंगे, डिज़ाइनिंग देंगे, ठीक है, यूनिक बनाएंगे तो वहाँ पे लोगों के पास फिर चॉइस आने लगी। ठीक है, तो यही हुआ यहाँ पे, द मार्केट बिकम कस्टमर ओरिएंटेड, मेनी न्यू स्कीम्स वेयर मेड बाई कंपनीज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। अब कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गया तो कंपनीज क्या करने लगी, बहुत सारे स्कीम्स चलाने लगी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नाउ अ डेज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड कीपिंग इन माइंड द डिमांड्स ऑफ कस्टमर। यानी अभी उसी के बाद क्या होने लगा कि अभी प्रोडक्ट जो बनाया जाता है तो वो कस्टमर के डिमांड को ध्यान में रख करके ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये किसका रिज़ल्ट था, 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी का ही रिज़ल्ट था कि कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। ठीक है, देखो इसका थर्ड इफेक्ट क्या था, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बिफोर और प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज स्मॉल इंटरनल कंपटीशन ओनली। यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले बहुत ही कम कंपटीशन था। ठीक है, केवल इंटरनल कंपटीशन था, यानी केवल यहीं के बिजनेसमैन थे जिनका आपस में कंपटीशन था। बट आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द वर्क क्लास कंपटीशन स्टार्टेड एंड टू स्टैंड दिस ग्लोबल कंपटीशन द कंपनीज अडॉप्टेड द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद क्या हुआ, लिबरलाइजेशन दिया गया, छूट दी गई, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन था हटा दिया गया, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन के तहत क्या हुआ, एमएनसी जाने लगी, फॉरेन की कंपनीज यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होने लगी, तो जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने लगा। अब कंपटीशन बढ़ा तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी चेंज होने लगा, जो भी यहाँ पे कंपनीज थी वो अपना टेक्नोलॉजी चेंज करने लगी। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने लगी। टू अडॉप्ट द इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ टू इंक्रीज। यानी जितनी भी कंपनियां थी वो मार्केट में बने रहने के लिए टेक्नोलॉजी का अपना डेवलपमेंट कर रही थी। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी पे वो रिसर्च कर रही थी और इन्वेस्टमेंट कर रही थी ताकि वो मार्केट में बने रहें, सर्वाइव कर सकें और प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां बन सकें। ठीक है, आगे देखो इसका फोर्थ नंबर इफेक्ट, नेसेसिटी फॉर चेंज। प्रायर टू 1991 बिजनेस इंटरप्राइजेज कुड फॉलो stable policies for a long period of time, but after 1991 business enterprises have to modify their policies and operations from time to time। यानी 1991 के पहले जो बिजनेस इंटरप्राइजेस थे वो कुछ ही पॉलिसीज़ को लेकर के फॉलो करते थे लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, लंबे समय तक। लेकिन 1991 के बाद से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जो भी बिजनेस इंटरप्राइजेस थे वो मॉडिफाई किए अपने पॉलिसीज़ में। ठीक है, समय के साथ मॉडिफाई किए और अपने पॉलिसीज़ को टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। नोकिया वाला आप एग्जांपल ले सकते हो, चेंज नहीं किया, एंड्रॉयड के साथ नहीं किया, डूब गया, नंबर 1 कंपनी था। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है टाइम के साथ चलो, खुद को अप टू डेट रखो और खुद को अप टू डेट करते रहो। तो 1991 के बाद से अपने पॉलिसीज़ में मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए नेसेसिटी फॉर चेंज यहाँ पे इसका इफेक्ट दिया हुआ है। देखो इसका फिफ्थ नंबर इफेक्ट क्या है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के नीड
यानी आवश्यकता पड़ी, ठीक है। बिफोर 1991 इंडियन एंटरप्राइजेज वेयर मैनेज्ड बाई inadequately trained personals. New market conditions required people with higher competition, competence, skills and training. Hence, Indian companies felt the need to develop their human skills. यानी 1981 के पहले जब कंपटीशन नहीं था, कम कंपटीशन था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थे, तो उस टाइम कोई भी काम कर लेता था, ठीक है। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद से ग्लोबलाइजेशन वगैरह हो गया, लिबरलाइजेशन दे दिया गया, छूट दे दिया गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया, जिसमें कि सभी लोग ट्रेंड पर्सनल्स की मतलब सभी लोगों को ट्रेंड होने की आवश्यकता पड़ने लगी। जो भी कंपनियां चल रही थी वो लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को ट्रेंड कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड नहीं करेंगे तो न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर अपना मतलब ग्रोथ करना है तो स्किल्ड देना ही पड़ेगा, उन ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की नीड हुई, यानी आवश्यकता पड़ी, ज़रूरत पड़ी। देखो इसका 6 नंबर जो इफेक्ट था क्या था, मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म्स वे आर फॉलोइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट, यानी जो पहले के फर्म थे 1991 के पहले क्या था, उन लोगों में सेलिंग कॉन्सेप्ट था, यानी पहले वो लोग क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, फिर मार्केट में ले जाके उसको बेचते थे। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, फॉलो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जितनी भी कंपनियाँ थी वो मार्केट कॉन्सेप्ट को फॉलो करने लगी। मार्केट कॉन्सेप्ट में क्या होता था, प्लानिंग प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स, यानी पहले वो लोग जा कर के रिसर्च करते थे कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की आवश्यकता है, सबका रिसर्च कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद से प्लानिंग करके तब प्रोडक्शन करते थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही था मार्केट ओरिएंटेशन, यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद है 7th नंबर, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या था, प्रायर टू 1991 यानी 1991 से पहले ऑल द लॉसेज ऑफ पब्लिक सेक्टर वेयर यूज टू बी मेड गुड बाई गवर्नमेंट बाई सैंक्शनिंग स्पेशल फंड्स फ्रॉम द बजट। 1991 से पहले जो भी पब्लिक कंपनीज थी पब्लिक सेक्टर की, ठीक है, वो लोग को अगर लॉस होता था तो वो सारा लॉस मतलब गवर्नमेंट जो थी वो रिकवर करती थी, यानी लॉस उनका वो भरती थी, ठीक है, उनको अगर लॉस होता था तो। लेकिन 1991 के बाद अब एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि जो लॉस भरती थी गवर्नमेंट, तो कहाँ से भरती थी, अपने बजट से भरती थी। अब बजट क्या होता है, बजट यानी जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू यानी जो टैक्स है वो लोग उनको रेवेन्यू प्राप्त होता है, ठीक है, टैक्स से ही उनको रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो उसी रेवेन्यू में से वो सारा क्या करते हैं, गवर्नमेंट खर्च करती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर उनका सारा रेवेन्यू से ही होता है। तो इसी पैसे से वो क्या करते थे, जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ थी उनको वो लोग उनका जो लॉस था वो ये लोग भरते थे, चुकाते थे। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, but today the public sectors have to survive and grow utilizing their resources efficiency, otherwise these enterprises have to face डिसइन्वेस्टमेंट। यानी उसके बाद से गवर्नमेंट उन लोगों को बोल दी कि अब आप लोग खुद के पैर पे खड़े हो जाओ, ठीक है, यानी जो भी लॉस हो रहा है तो आप खुद से उसका वहन करो, खुद भरो। अब हम लोग आपके यहाँ लॉस आपका भरने नहीं आएंगे, ठीक है, यानी गवर्नमेंट उनका अब लॉस भरना बंद कर दी, ठीक है, 1991 के बाद, यानी उसमें अपना डिसइन्वेस्टमेंट करने लगी, यानी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी। ऑन द होल द पॉलिसीज़ ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैव ब्रॉट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। यानी 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के तहत, ठीक है, जो भी इंडियन बिजनेस थे उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि वो खुद के पैर पे खड़े हुए, ठीक है। नहीं तो वो गवर्नमेंट के सहारे ही कर भर मतलब बैठे रहते कि जब भी लॉस होगा तो गवर्नमेंट ही उनका लॉस चुकाएगी, तो जैसे तैसे बिजनेस करते रहेंगे। लेकिन इस पॉलिसी के कारण, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण वो खुद में चेंज लाए, अब वो गवर्नमेंट के भरोसे नहीं थे, अब खुद काम करने लगे दिल से कि कुछ भी होगा तो उन्हीं पे असर होगा, ठीक है। इसलिए दे हैव बिकम मोर कस्टमर फोकस, हैव टू स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इसका रिजल्ट यही हुआ कि वे लोग कस्टमर पे फोकस करने लगे और ज़्यादा, और वो लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्पोर्टेंस देने लगे, ठीक है। देखो इसका लास्ट इम्पैक्ट क्या था,
एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, यानी द इंडियन बिजनेसमैन वॉज फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन। इंडियन जो बिजनेसमैन थे वो ग्लोबल कंपटीशन तो फेस कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन के कारण, ठीक है। बाहर की कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई थी और इजीली अपना ट्रेड कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड बहुत ही आसानी से हो रहा था लिबरलाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो इसका रिजल्ट हुआ क्या हुआ, एज अ रिजल्ट अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज, मेनी इंडियन कंपनीज ज्वाइंड द एक्सपोर्ट बिजनेस, यानी ज़्यादा इनकम करने, ज़्यादा अर्न करने के लिए जो इंडियन कंपनीज थी वो क्या की, एक्सपोर्ट बिजनेस को ज्वाइन कर ली, ठीक है, एक्सेप्ट कर ली, एक्सपोर्ट करने लगी अपने बिजनेस। अब जो भी प्रोडक्शन होता था वो उसको इंडिया से बाहर भेजने लगी, ग्लोबलाइजेशन के तहत दूसरे कंट्रीज़ में अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, गॉट टू द सक्सेस इन दैट मेनी कंपनीज इंक्रीज देयर टर्नओवर। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सी कंपनियां इसमें सक्सेस हो गई, ठीक है, उनका बिजनेस फॉरेन में अच्छा चलने लगा और उनका जो टर्नओवर था वो डबल ट्रिपल होने लगा, ठीक है, एक्सपोर्ट डिवीज़न में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है ना, आयात निर्यात। एक्सपोर्ट यानी जब हम अपने कंट्री से बाहर बिजनेस करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, यानी भेजा जाता है, यहाँ से सेल किया जाता है। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे एग्जांपल में देख लो, रिलायंस कंपनी, वीडियोकॉन, एमआरएफ, सीएट टायर्स, यानी बहुत सी कंपनियाँ थी जो कि एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा की, उनका टर्नओवर डबल ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो वो एक तरह से ग्लोबल कंपनी बन के उभरी। तो ये 1991 की पॉलिसी के कारण ही हो पाया।